राधिका, जब तक मैं कोई काम ढूंढकर शहर से वापस लौट कर नहीं आता, तब तक तुम माँ और संजना का ख्याल रखना। मेरे पीछे से उनको कोई तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं माँ जी और संजना का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। बस आप काम ढूंढकर जल्दी शहर से लौट आना। एक बार आपकी नौकरी लग जाएगी तो घर में बहुत सहूलियत हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद मैं तुम लोगों को भी शहर ले जाऊंगा। चलो मैं अब चलता हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। गांव में अमन को कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो नौकरी ढूंढने के लिए शहर चला गया। उसको शहर गए हुए पूरे 2 महीने बीत गए थे, लेकिन वो एक बार भी अपने परिवार से वापस मिलने नहीं आया। आपने तो कहा था कि आप नौकरी लगने के बाद हर शनिवार को घर आया करेंगे। अब तो शहर में आपकी नौकरी भी लग गई है, तो फिर आप 2 महीने से घर क्यों नहीं आए? और इस महीने तो आपने हमारे पास घर के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं भेजे। शहर में सब कुछ ठीक तो है ना? अगर वहां आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप वापस गांव आ जाइए। हम यहाँ पर छोटा मोटा काम करके ही गुजारा कर लेंगे। नहीं राधिका, बस इस महीने वो घर का किराया वगैरह देने में पैसे ज्यादा खर्च हो गए। मैं तुम्हें अगले महीने पैसे भेज दूंगा। इस महीने तुम किसी तरह काम चला लेना। इस महीने पैसे न मिलने की वजह से घर में बहुत तंगी आ जाती है। एक महीने तो राधिका किसी तरह घर का खर्चा चला लेती है, लेकिन जब अगले महीने भी अमन बहाना बनाकर घर पर खर्च के पैसे नहीं भेजता तो राधिका को घर का खर्चा चलाने के लिए अमीर लोगों के घर में जाकर काम करना पड़ता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब अमन को तुझसे लोगों के घरों में ही काम करवाना था तो वो शहर में क्या करने गया है? इतने महीने हो गए, ना तो खुद यहाँ आता है और ना ही हमारे खर्चे के लिए यहाँ पर पैसे भेजता है। पता नहीं माँ जी, वो मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा भी कि अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप गांव वापस आ जाइए, हम मिलकर कुछ काम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तब भी मुझे कुछ नहीं बताया। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। राधिका अपनी सास से बातें कर ही रही होती है कि तभी पोस्टमैन उनके घर पर एक चिट्ठी लेकर आता है। राधिका जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बहू? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? तू रो क्यों रही है? माँ जी, ये चिट्ठी अमन जी ने मुझे शहर से भेजी है। इसमें लिखा है कि उनकी शहर में पहले से एक पत्नी थी और अब वो उसके साथ ही रहेंगे, कभी गांव लौट कर नहीं आएंगे। छी छी, ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? मेरा अमन ऐसा नहीं कर सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा माँ जी, लेकिन इस चिट्ठी में जो लिखा है वही सच है, और ना चाहते हुए भी अब हमें इसे कबूल करना ही होगा। अब मुझे समझ में आया कि वो इतने महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे, यहाँ तक कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं भेज रहे। मम्मी मम्मी, क्या पापा अब कभी घर पर नहीं आएंगे? क्या हमसे कोई गलती हो गई जो पापा हमसे गुस्सा होकर चले गए? नहीं मेरी बच्ची, हमसे कोई गलती नहीं हुई। बस ये समझ ले कि हमारी किस्मत में यही लिखा था। माँ जी, आप संजना को संभालिए, मुझे काम पर जाना है। राधिका बेचारी अपनी सास और बेटी की जिम्मेदारियों के सामने खुद की तकलीफ छुपा लेती है और घर का खर्चा चलाने के लिए कई सारे अमीर घरों में काम करना शुरू कर देती है। माँ जी, लोगों के घरों में काम करके मेरे पास इतने पैसे जमा हुए हैं। अब संजना भी बड़ी हो गई है, मुझे स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है। समझ नहीं आ रहा कि मुझ अकेली की कमाई से कैसे सब कुछ होगा। लोगों के घरों में काम करके आखिर मैं कितना पैसा कमा लूंगी? अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। तू चिंता मत कर बहू, भगवान सब देख रहा है। वो हमारी मुश्किलों को जल्दी ही हल करेगा। बस तू भगवान पर भरोसा रख। राधिका किसी तरह थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर संजना का स्कूल में दाखिला करवाती है, लेकिन स्कूल में दाखिला करवाने के बाद स्कूल की एक्टिविटीज के चलते राधिका के सर पर खर्चा और भी बढ़ जाता है। वो बेचारी उन खर्चों को पूरा करने के लिए काम कर कर के परेशान हो जाती है। हे भगवान, इन स्कूल वालों ने तो मुझे दुखी कर दिया है। कभी किताबों के पैसे मांगते हैं, कभी यूनिफॉर्म के, तो कभी स्कूल में आज ये फंक्शन है वो फंक्शन है। बस हर चीज के लिए पैसे ऐंठने का बहाना बना लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में मुझे इसे स्कूल से ही निकलवाना पड़ेगा, वरना ये लोग तो हमारे पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं छोड़ेंगे। राधिका अपनी सास से बातें कर ही रही होती है कि तभी उनके घर पर अमन का एक पुराना दोस्त पुष्कर आता है। कैसी हो सावित्री काकी? नमस्ते भाभी। नमस्ते पुष्कर भैया। कैसे हो पुष्कर बेटा? बहुत दिन बाद आना हुआ। हाँ काकी, वो बस काम में जरा व्यस्त था। कुछ दिन पहले गांव में मैंने अमन के बारे में सुना। मुझे यकीन नहीं हुआ कि अमन आप लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे सुनकर बहुत ही बुरा लगा। अब जो होना था वो तो हो गया पुष्कर भैया। ये लीजिए, मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, खा लीजिए।
मैं आपके लिए चाय बना देती, लेकिन घर में दूध खत्म हो गया है, इसलिए आप खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, वैसे भी मेरा चाय पीने का मन था। दीजिए, मुझे तो वैसे ही कढ़ी चावल बहुत पसंद है, बहुत दिनों से खाए भी नहीं। वैसे भाभी एक बात बताइए, आप घर का खर्चा कैसे चला रही हैं? अमन तो यहाँ पर कोई पैसे भेजता नहीं होगा। बस लोगों के घरों में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, उन्हीं से घर चला रही हूँ। राधिका लोगों के घरों में काम करके पैसा कमा रही है, ये सुनकर पुष्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो राधिका के हाथ के बने कढ़ी चावल खाते हुए उनसे बात करता है। तभी उनके दिमाग में एक विचार आता है। अरे भाभी, इतने कमाल का टैलेंट आपके हाथों में, और अब पैसे कमाने के लिए लोगों के घरों में काम कर रही हैं। क्या मतलब पुष्कर भैया? मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। अरे भाभी, आपने कितने स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए। अगर आप ये कढ़ी चावल बनाकर बाजार में बेचोगी तो लोग तो आपके हाथ के बने कढ़ी चावल के फैन हो जाएंगे। सच कह रहा हूँ, आप बाजार में अपने कढ़ी चावल का ठेला लगा लो, बहुत अच्छा चलेगा। इस बात पर तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। लेकिन पुष्कर भैया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक ठेला खरीद कर बाजार में अपना कढ़ी चावल का ठेला लगा सकें। मैं अभी कितने पैसे कमाती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे साल भर पैसे जोड़ने होंगे ये ठेला लगाने के लिए। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। बचपन से सावित्री काकी ने मुझे मेरी माँ की तरह प्यार किया है, तो आज मुझे भी उनके छोटे बेटे का फर्ज निभाने दीजिए। मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप उनसे अपना ठेला खोल लो। नहीं भैया, मैं इस तरह आपसे पैसे नहीं ले सकती। अरे भाभी, आप एक काम करो, आप इन पैसों को उधार समझकर रख लो, और जब आपका काम अच्छा चलने लग जाए तो आप मुझे पैसे वापस कर देना। राधिका और सावित्री को पुष्कर की बात ठीक लगती है। पुष्कर उन्हें कुछ पैसे दे देता है, जिससे बाजार में राधिका अपना एक कढ़ी चावल का ठेला खोलती है। उसके कढ़ी चावल की खुशबू से लोग पहले दिन ही उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। अरे वाह बहन जी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट कढ़ी चावल मेरे लिए भी लगा दीजिए। हाँ बहन जी, एक प्लेट कढ़ी चावल मुझे भी देना। बस अभी देती हूँ भैया। देखते ही देखते राधिका के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है, और जो भी उसके हाथ के बने कढ़ी चावल खाता है, उन सभी को उन कढ़ी चावलों का स्वाद बहुत ही पसंद आता है। वाह बहन जी, मजा आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल नहीं खाए। आपने तो इन कढ़ी चावलों को खिलाकर मुझे मेरी माँ के हाथ का स्वाद याद दिला दिया। वो भी बिल्कुल ऐसे ही पालक के पकौड़े वाली कढ़ी बनाया करती थी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में राधिका के कढ़ी चावल के ठेले पर लोगों का आना बढ़ जाता है। अपने स्वादिष्ट कढ़ी चावलों से राधिका पूरे बाजार में गरीब कढ़ी चावल वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। उसके हाथ की बनी कढ़ी का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। कुछ ही सालों में अपने कढ़ी चावल के ठेले से हुई कमाई से वो अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, और अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसका एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाती है। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत की वजह से आज मैं अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ, और बस एक एग्जाम के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। ये सब जो हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी माँ हो। अच्छा अच्छा, बस कर, अब मुझे रुला कर ही मानेगी क्या? जा जाकर दादी माँ को खाना खिला दे, उनका दवाई लेने का वक्त भी हो रहा है। अगले महीने संजना अपना मेडिकल का लास्ट एग्जाम भी क्लियर कर लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। मम्मी, अब तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई है, इसलिए तुम्हें अब कढ़ी चावल बेचने की और जरूरत नहीं है। तुम और दादी मेरे साथ शहर चलो, अब तुम्हारा आराम करने का समय है। बहुत काम कर लिया है तुमने। बेटा, मैं और माँ जी तेरे साथ शहर जरूर चलेंगे, लेकिन जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं, तब तक मैं कढ़ी चावल बेचना बंद नहीं करूंगी, क्योंकि इसी काम की बदौलत आज हमने जिंदगी में ये सब कुछ हासिल किया है। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं शहर में तुम्हारे लिए कढ़ी चावल का एक रेस्टोरेंट खोलूंगी, बस तुम और दादी मेरे साथ चलो। इसके बाद संजना अपनी माँ और दादी को लेकर शहर चली जाती है, जहां पर वो राधिका कढ़ी चावल वाली के नाम से अपनी माँ के लिए एक रेस्टोरेंट खोलती है, और उन दोनों के साथ वो अपना जीवन खुशी खुशी जीती है। धनापुर नामक एक छोटे से गांव में गहना नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे। छोटे बेटे की शादी हो चुकी थी और बड़ा अभी कुंवारा था, क्योंकि बचपन में ही पिताजी के गुजर जाने के बाद बड़े भाई के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए वो कमाने के लिए शहर निकल गया था। जब छोटा भाई शादी के लायक हुआ तो बड़े बेटे सोहन ने अपनी माँ से कहा कि छोटे भाई की शादी करा दो। भला ऐसा भी कहीं होता है, बड़ा भाई कुंवारा बैठा है और छोटे भाई की शादी हो जाए? अरे माँ, आजकल सब कुछ होता है। पहले तुम छोटे की शादी करा दो, फिर मैं बाद में देख लूंगा। अभी तुम्हारे साथ कोई घर को देखने वाला आ जाएगा, और अब तो रोशन भी काम करने लगा है।
तो तुम क्यों घबरा रही हो? इस तरह छोटे भाई रोशन की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी बड़ी ही तेज थी। वो आते ही सारे घर पर एक तरीके से कब्जा कर लेती है। और तो और वो अपने जेठ के भेजे हुए पैसे भी अब अपनी सास को बहुत कम देती है। दोनों भाइयों के बीच झगड़े ना हो, इसलिए वो अपने बेटे सोहन से ये बात छुपा लेती है। एक दिन, अरे सोहन की माँ, मैं सच कहती हूँ, चिराग लेकर भी ढूंढने निकलोगी तो भी इतनी सुंदर बहू नहीं मिलेगी। लड़की क्या, बस चलती फिरती गुणों की खान है। अरे चाची जी, अगर इतनी ही गुणों की खान है तो तुम अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करा लेती हो उससे? वैसे तो रोशन की बहू, मैं तुझे बता दूं, जब दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। पर फिर भी तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा बेटा अभी छोटा है। सोहन के लिए जिस लड़की को मैंने देखा है, वो घर की जिम्मेदारी को संभालते संभालते उम्र में थोड़ी बड़ी हो गई है, पर हमारे सोहन के लिए एकदम सही है। मैं तो कब से चाहती हूं मेरे बेटे का विवाह हो जाए। तुम बात आगे चलाओ। मैं अपने जीते जी अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। रोशन की पत्नी बहुत सारी तिगड़म लगाती है कि सोहन की शादी ना हो, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी शादी हो ही जाती है। सोहन की पत्नी तपस्या बहुत ही गुणकारी लड़की थी और ये बात पड़ोसन पहले ही बताकर जा चुकी थी। पहली रसोई के लिए सुबह सुबह सास तपस्या से कहती है, तपस्या बहू, हमारे घर में पहली रसोई में बहू हलवा बनाती है। बस ऐसा हलवा बनाना कि आज मैं पड़ोस में बांटूं तो सब वाह वाह करते रहें। जी माँ जी। 4 सालों से पूरे घर पर मेरा अधिकार है और ये कल आई हुई लड़की इस तरह से मेरा अधिकार नहीं छीन सकती। बनाने दो इसे हलवा, मैं भी देखती हूँ सारा गांव वाह वाह करता है या थू थू। तपस्या रसोई में खड़े होकर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें घी डालती है। सोहन की पत्नी उसकी मदद के लिए रसोई में आती है और उसे सूजी और चीनी बताती है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो पहली रसोई में मैंने भी हलवा ही बनाया था। पूछ लो सारे गांव से, ऐसा हलवा बनाया था कि सब तारीफ करते हुए नहीं थम रहे थे। और तुम्हारी तारीफ तो पड़ोसन पहले ही करके गई है। लगता है तुम तो अपनी धाक जमा दोगी। मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तपस्या घी में सूजी डालकर उसे भुनने लगती है और जब वो सूजी भुन लेती है तो उसमें पानी डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पानी भरने लगती है, रोशन की पत्नी उसकी आंख बचाकर उस कढ़ाई में एक मुट्ठी रेत मिला देती है। तपस्या हलवा तैयार कर लेती है। उसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। वो जैसे ही कटोरी में डालकर हलवा अपनी सास को खाने के लिए देती है, उसकी सास पहला निवाला मुंह में डालकर थू थू करने लगती है। छी छी छी, कितना गंदा हलवा बनाया है। वो पड़ोसन तो कह रही थी कि तुम तो गुणों की खान हो, पर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम रेत की खान हो। रेत? ये क्या कह रही है माँ जी? भला रेत का रसोई में क्या काम? बस कर, इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है। क्या तुझे नहीं पता कि तूने हलवे में रेत मिलाया है? सारा मूड खराब हो गया। तपस्या घबरा जाती है और घबराहट में वो अपनी देवरानी की तरफ देखती है। वो अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर हंसते हुए गर्दन हिला रही थी। उसे देखकर तपस्या को समझ में आ गया कि ये सब करतूत उसकी देवरानी की है। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक बार और आपके लिए हलवा बनाती हूँ। तपस्या फिर रसोई में जाती है। बर्तन को अच्छी तरह धोकर वो फिर से हलवा बनाती है। तभी वहां मेहमानों में आई हुई छोटी बच्ची आकर उससे बोलती है कि उसकी सास ने उसे बुलाया है। वो गैस कम करके बाहर आ जाती है। इतनी देर में रोशन की पत्नी आकर उस हलवे में नमक मिलाकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत हंसती है। तपस्या का हलवा खाकर सास अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, क्या होगा मेरे सोहन बेटे का? वो पड़ोसन तो गुणों की खान बोल बोल कर हमारे हाथों में नाकारी बहू देकर चली गई। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर तपस्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो रोए जा रही थी। रोते रोते वो घर के पीछे बने बगीचे में जाकर बैठ जाती है। तभी वो एक छोटी सी चिड़िया को तड़पते हुए देखती है। वो कांटों की झाड़ में फंस गई थी। हे भगवान, तुम्हें कितनी चोट लगी है? रुको, मैं कांटा आराम से निकालती हूँ और तुम्हारे पैरों को धो देती हूँ। चिड़िया कांटा निकलने के बाद राहत महसूस करती है और तपस्या उसके पैरों को साफ करके उसमें दवाई लगा देती है। तभी वो चिड़िया एक नन्ही सी परी बन जाती है। तुम्हारे अंदर कितनी ममता है। तुमने मुझे घायल देखा और मेरी मदद की। मैं एक परी हूँ। मैं अच्छे बुरे लोगों की पहचान करने के लिए इस तरह के काम करती रहती हूँ। तुम एक अच्छी इंसान हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे बुरे लोगों से बहुत डर लगता है। मेरी देवरानी बहुत बुरी है। उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए कितनी बार ही मेरे हलवे को खराब कर दिया।
जिससे मेरी सास को लग रहा है कि मैं एक बहुत ही फूहड़ औरत हूँ। ओहो, तो तुम्हारे साथ ये सब हुआ? तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तुम अभी फिर से जाओ और अपनी सास से कहो कि तुम हलवा बनाना चाहती हो। तुम्हारी देवरानी तुम्हारे साथ कितनी भी गड़बड़ करे, लेकिन हलवा वैसा ही बनेगा जैसा तुम चाहोगी। लेकिन ये कैसे संभव होगा? वो कोई ना कोई तरकीब लगाकर मेरा हलवा खराब कर ही देगी। तुम जैसा चाहोगी वैसा हलवा बनेगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हलवे का स्वाद बहुत अच्छा होगा। और वो जो कुछ भी हलवे के साथ करेगी, फिर तुम उसका अंजाम देखना। ऐसा बोलकर वो परी वहां से चली जाती है और तपस्या अपनी सास से एक और मौका मांगती है कि वो हलवा बनाए। बस करो नई बहू, बस करो। सुबह से 4 बार हलवा बना चुकी हो और हर बारी हलवे में कुछ ना कुछ गलत कर देती हो। मेरे घर में इतना घी सूजी फालतू नहीं है कि पूरा दिन मैं तुमसे हलवा ही बनवाती रहूं। माँ जी बस मुझे एक मौका और दे दो। मैं सच कहती हूँ, इतना स्वादिष्ट हलवा बनाऊंगी कि आपने कभी नहीं खाया होगा। वैसे सुबह से जितनी बार भी तुमने हलवा बनाया है, वैसा हलवा भी हमने कभी नहीं खाया। लेकिन माँ जी, मैं कहती हूँ जब इतना बोल ही रही है तो एक मौका और दे दो। हम भी देखें इस बार ये हलवे में कौन सा तीर मारती है। आखिर में तपस्या को उसकी सास हलवा बनाने के लिए बोल देती है। तपस्या रसोई में जाकर हलवा तैयार करने लगती है। इस बारी भी रोशन की पत्नी आंख बचाकर हलवे में गड़बड़ कर देती है। तपस्या हलवा तैयार कर लेती है। हलवे की खुशबू से सारा घर और आस पड़ोस महक उठता है। अरे बहन जी, लगता है तुम्हारी नई बहू हलवा बना रही है। कसम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो खुशबू को सूंघते सूंघते ही यहाँ आ गई। अरे वाह, ये हलवे की खुशबू हमारे घर से आ रही है। कितनी अच्छी खुशबू है, बाहर पूरा मोहल्ला महक रहा है। ये जितने लोग खुशबू खुशबू कर रहे हैं, थोड़ी देर में इस हलवे को उठाकर घर के बाहर फेंक रहे होंगे। हलवा तैयार होने के बाद तपस्या उन्हें बर्तन में डालकर ले आती है। अपनी सास को हलवा देती है खाने के लिए। और जैसे ही सास पहला निवाला मुंह में रखती है, अरे वाह तपस्या, क्या हलवा बनाया है। जब तुम इतना स्वादिष्ट हलवा बना सकती थी तो सुबह से तुम्हें क्या हो गया था? आहा, वाह 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 वाह, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा है। सोहन और रोशन भी हलवा खाते हैं। वो भी तपस्या के हाथों के बने हुए हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। उसकी सास पड़ोस में हलवा बांट कर आती है। जो भी तपस्या के हाथ का बना हुआ हलवा खाता है, वो तारीफ करता है। ये देखकर रोशन की पत्नी जल भुन जाती है। लगता है अब तो मुझे भी हलवा खाकर देखना ही पड़ेगा। इतनी तारीफ कैसे हो सकती है? मैंने तो हलवे में पिसा हुआ कांच मिलाया था ताकि उसे खाने से सास को नुकसान हो जाए। फिर हलवा ऐसे स्वादिष्ट कैसे बन सकता है? वो रसोई में हलवा लेने के लिए जाती है। हलवे की खुशबू से पूरी रसोई महक रही थी, लेकिन उसे किसी भी बर्तन में हलवा दिखाई नहीं देता। वो जिस भी बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाती है, उसे वही सब चीजें उनमें दिखाई देती जो उसने तपस्या के हलवे में डाली थी। किसी बर्तन से रेत निकलता तो किसी बर्तन से नमक। जब वो आखिरी बर्तन को देखती है तो उसमें पिसा हुआ कांच रखा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। उधर तपस्या के हाथ के हलवे की खुशबू से कुछ लोग तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उसकी सास से हलवा खिलाने के लिए बोलते हैं। तपस्या देखती है कि हलवा खत्म हो गया। वो फिर दोबारा से सबके लिए हलवा बनाती है। बिल्कुल वैसी ही खुशबू, वैसा ही स्वाद। वो मन ही मन उस छोटी नन्ही परी को धन्यवाद देती है जिसकी वजह से वो जादुई हलवा बना पाई। इस बार भी रोशन की पत्नी उसके साथ बुरा करने की सोचती है, लेकिन नन्ही परी उसे ऐसा करने नहीं देती। सोहन की पत्नी जिस कुर्सी पर बैठी थी, वो उसी पर ही चिपक जाती है। उधर तपस्या फिर सबको जादुई हलवा बनाकर खिलाती है। सब लोग उसके हलवे की वाह वाह करते हैं। उसके बाद तो घर में जब भी हलवा बनाने के लिए बात उठती तो सब कहते कि तपस्या ही हलवा बनाएगी। वो जब भी हलवा बनाती, वो जादुई हलवा उतना ही खुशबूदार और स्वादिष्ट बनता।